और बोइंग 37 का विमान रनवे पर दौड़ते हुए बेकअप कर गया, लेकिन हवा में उड़ने के कुछ ही पलों बाद प्लेन ने उड़ना ही बंद कर दिया। इससे पहले कि पायलट कुछ कर पाते, प्लेन सीधे एक ब्रिज को तोड़ते हुए एक बर्फीले नदी में समा गया। आखिर क्या हुआ था इस प्लेन के साथ, कैसे इसने उड़ना ही बंद कर दिया? आइए इस केस की गहराई से छानबीन करते हैं इस वीडियो में। 13 जनवरी 1982 आर वाशिंगटन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। उस दिन काफी एयरपोर्ट में बर्फ पड़ रही थी। एयरपोर्ट का टेम्परेचर -4 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका था। भारी बर्फबारी की वजह से एटीसी ने किसी भी प्लेन को टेकअप करने से रोक लगा दिया। एयरपोर्ट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। इस बर्फीले एयरपोर्ट में कई सारे प्लेन अपने पारे का इंतजार कर रहे थे कि कब हम जल्दी से जल्दी यहाँ से टेकअप कर सके। इसी इंतजार में एयर फ्लोरिडा फ्लाइंग 0 भी था, जो कि बोइंग 37-200 मॉडल का प्लेन था। 74 पैसेंजर्स अपने समय अनुसार प्लेन में सवार होने लगे और सारी लगेज, खाने पीने का सामान प्लेन में लोड कर दिया गया। अब बस इंतजार था तो एटीसी की क्लियरेंस की। इस प्लेन को कैप्टन लेरी उड़ा रहे थे। इनकी उम्र 34 साल थी और 8300 फ्लाइट ओवर का एक्सपीरियंस भी था। सिर्फ 2 साल पहले ही इनको कैप्टन बनाया गया था। वहीं फर्स्ट ऑफिसर रोजर थे। इनकी उम्र 31 साल थी और 34,000 फ्लाइट ओवर का एक्सपीरियंस भी था। ये पहले यूएस एयरफोर्स में पायलट भी रह चुके थे। करीब आधे घंटे से भी अधिक समय गुजर गया। फाइनली कैप्टन एटीसी से पूछा कि कब तक हम टेकअप कर सकते हैं। एटीसी ने कहा कुछ समय और लगेगा और कैप्टन ने डी-आइसिंग टीम को कॉल किया। ये डी-आइसिंग टीम क्या होता है दोस्तों? ऐसे एयरपोर्ट जहां टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, पानी भी बर्फ में जम जाता है, तब प्लेन्स को उड़ाने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। प्लेन के विंग्स में, प्लेन के बॉडी में बर्फ जम जाता है। प्लेन के बॉडी के सारे सेंसर्स, पेट्रोड्यूब्स, ये सब कुछ ब्लॉक हो जाता है बर्फ की वजह से। इसी केस में प्लेन के बॉडी के इन बर्फ को हटाना बहुत जरूरी हो जाता है, नहीं तो प्लेन क्रैश भी हो सकता है। प्लेन के ऊपर बिछे बर्फ की चादर को हटाने की प्रक्रिया को डी-आइसिंग कहा जाता है। डी-आइसिंग के नाम से ये प्रतीत होता है जहाँ पर बर्फ पड़ी है वहाँ पर गर्म पानी डाल दो, बस हो गया काम। पर दोस्तों ये इतना सिंपल भी नहीं होता, क्योंकि गर्म पानी भी तो हमेशा के लिए गर्म नहीं रहेगा, वो भी ठंडा होकर प्लेन के बर्फ में बदल जाएगा। इसलिए डी-आइसिंग के दौरान एक खास तरह के लिक्विड का इस्तेमाल किया जाता है जिसे मोनोप्रोपिलीन ग्लाइकोल कहा जाता है। इस ग्लाइकोल को गर्म पानी के साथ मिक्स किया जाता है और प्लेन के ऊपर स्प्रे कर दिया जाता है। ये ग्लाइकोल पानी के फ्रीजिंग को बहुत कम कर देता है। जहाँ एक नॉर्मल पानी 0 डिग्री सेल्सियस में फ्रीज हो सकता है, वहीं अगर पानी में ग्लाइकोल डाल दिया जाए तो -50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को भी झेल सकता है। ये पानी बर्फ में नहीं बदलेगा, हालांकि ये इस बात पर डिपेंड करता है कि गर्म पानी में कितना ग्लाइकोल डाला गया है। 70% ग्लाइकोल डालने पर ये लगभग -50 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज होगा। वहीं अगर 30% ग्लाइकोल डाल दिया जाए तो ये लगभग -30 से 35 डिग्री सेल्सियस तक खुद को फ्रीज नहीं होने देगा। वाशिंगटन एयरपोर्ट में टेम्परेचर -4 डिग्री सेल्सियस था, इसीलिए डी-आइसिंग की टीम ने ऑलमोस्ट ग्लाइकोल 30% मिक्स किया गर्म पानी में। इसके बाद प्लेन के लेफ्ट साइड से डी-आइसिंग का काम शुरू हो गया। जब तक एयरपोर्ट खुलता तब तक डी-आइसिंग का काम भी खत्म हो जाता, लेकिन किसी प्रॉब्लम्स की वजह से एटीसी ने कहा एयरपोर्ट का क्लोज रखने का टाइमिंग 20 मिनट बढ़ा दिया गया है। ऊपर से पिछले 1 घंटे से बंद पड़ा हुआ था, इसलिए एयरपोर्ट में काफी ट्रैफिक बढ़ चुकी थी। बहुत सारे प्लेन लाइन में लगे हुए थे टेकअप करने के लिए और एयर फ्लोरिडा 12वें नंबर पर था। यूटीएस अभी भी बहुत लंबा समय लगने वाला था, इसलिए कैप्टन ने सोचा कि डी-आइसिंग का कोई फायदा नहीं है, फिलहाल इन्हें रोक देते हैं। उड़ान के कुछ देर पहले दोबारा से डी-आइसिंग का काम शुरू कर देंगे। सो फाइनली डी-आइसिंग की टीम चले गए। करीब और 45 मिनट इंतजार करने के बाद एयर फ्लोरिडा का नंबर आ गया और कैप्टन ने फिर से डी-आइसिंग टीम को बुलाया। ये पहले वाले डी-आइसिंग की टीम नहीं थे। इन्हें पता नहीं था कि जब पिछली बार प्लेन में डी-आइसिंग किया गया तो कितनी मात्रा में ग्लाइकोल डाला गया था। इस बार डी-आइसिंग की टीम ने 30% नहीं बल्कि 18% ग्लाइकोल गर्म पानी में मिक्स किया और प्लेन की राइट साइड से
डीआइसिंग का काम शुरू कर दिया। दोस्तों, डीआइसिंग के दौरान बहुत जरूरी हो जाता है कि गर्म पानी में ग्लाइकोल की मात्रा हो। इसके अलावा प्लेन के हर एक सरफेस को अच्छे से और एक ब्लेडियाइज करना बहुत जरूरी हो जाता है। ऐसा नहीं कि लेफ्ट साइड अभी करा लिए और आधे घंटे बाद राइट साइड करा लिए, नहीं, डीआइसिंग का काम एक साथ और एक ही मिक्सचर के साथ यूनिफॉर्मली होना बहुत जरूरी होता है। पर एयर फ्लो रेडार के साथ ऐसा नहीं था। 1982 में डीआइसिंग के लिए उतने इम्पोर्टेंस रूल नहीं हुआ करता था। खैर, डीआइसिंग का काम पूरा हो गया। एक बार ग्राउंड क्रू के इंस्पेक्शन किया, उन्होंने पाया कि अभी बर्फ के कुछ डस्ट पार्टिकल प्लेन में मौजूद है, पर उन्होंने इसे सीरियस नहीं लिया। उन्हें लगा कि प्लेन टेकअप करेगा तो डस्ट पार्टिकल उड़ जाएगा। फाइनली उस बिग ट्रक को बुलाया गया, लेकिन बार बार डीआइसिंग की वजह से ग्राउंड में ग्लाइकोल और पानी फैल चुका था, जिसकी वजह से फिसलन इतनी बढ़ गई थी कि उस पे ट्रक भी प्लेन को नहीं धकेल पा रहा था। फाइनली स्लो चेन का इस्तेमाल किया गया ताकि ट्रक के बीच में थोड़ा ट्रैक्शन मिल सके, लेकिन ये तरीका भी फेलियर रहा। प्लेन ट्रक से मस नहीं हुआ। कैप्टन ने कहा कि एक काम करते हैं, मैं इंजन पे स्टार्ट करके रिवर्स में कर देता हूँ, इसके बाद आप भी पीछे से धक्का देना। लेकिन अफसोस, ये तरीका भी सफल नहीं रहा। एयर फ्लोरिडा के पीछे और भी प्लेन वेटिंग में थे टेकअप करने के लिए। ऑलरेडी एयर फ्लोरिडा ने देरी कर दिया था। फाइनली पावरफुल बैक ट्रक को बुलाया गया, तब जाके प्लेन रनवे की ओर निकल पड़ा। ये सब करते करते लगभग 1 घंटा समय गुजर गया। पायलट ने ये नोटिस किया कि इस 1 घंटे में फिर से काफी बर्फ प्लेन के विंग्स में गिर चुका है। रूल के अनुसार उन्हें फिर से डीआइसिंग करना था, लेकिन पायलट ने डिसाइड किया कि अब हम दोबारा प्लेन को गेट के पास नहीं ले जाएंगे। ऑलरेडी हम बहुत लेट हो चुकी थी। फाइनली प्लेन रनवे पर रन करते हुए टेकअप कर गया। टेकअप करते ही प्लेन के अंदर स्टॉल वार्निंग अलार्म बजने लगा। ये अलार्म बता रहा था कि प्लेन ने उड़ना बंद कर दिया है, किसी भी पल धरती से टकरा सकता है। प्लेन की ऊंचाई बहुत कम थी, इतनी कम कि पायलट कुछ सोच पाते इससे पहले ही ये ब्रिज से टकरा गया। प्लेन सीधे बर्फीले मेड़ी को तोड़ते हुए अंदर घुस गया। जमा देने वाली कड़ाके ठंड पानी में पूरी तरह से डूब गया। इस ठंडे पानी से कोई अगर बच भी जाता तो पानी के अंदर सांस लेना इम्पॉसिबल था। ये प्लेन ब्रिज से टकराया था, इसलिए वाशिंगटन का पूरा हाईवे ब्लॉक हो गया। एम्बुलेंस की गाड़ियां भी रास्ते में फंस गई। यही वजह है कि रेस्क्यू टीम घटना स्थल पर करीब 20 मिनट बाद पहुंची, लेकिन रेस्क्यू टीम से भी कुछ नहीं हो पाया, क्योंकि रेस्क्यू टीम ने पानी से पैसेंजर्स को बचाने के लिए कोई भी इक्विपमेंट अपने साथ नहीं लाया। एक मोटी बर्फ की परत और इस परत के नीचे बह रही थी नदी। ऐसे में तैरकर मलबे में प्लेन के पास पहुंचा भी नहीं जा सकता था। इस प्लेन के कई टुकड़े हो चुके थे, जिसमें से प्लेन का पिछला हिस्सा अब भी पानी में तैर रहा था। यहाँ पर 6 लोग जिंदा फंसे हुए थे। करीब आधे घंटे के मेहनत के बाद उन 6 लोगों को जिंदा निकाल लिया गया। तभी एक और दिल दहला देने वाली खबर सामने आई। वाशिंगटन मेट्रो ट्रेन उसी शहर में क्रैश हो गया। उस हादसे के बाद एयरपोर्ट भी बंद, हाईवे भी बंद। अब मेट्रो ट्रेन हादसे के बाद ट्रेन के सभी रास्ते ब्लॉक हो गया। देखते ही देखते वाशिंगटन चारों तरफ से ब्लॉक हो गया। फाइनली हेलीकॉप्टर की मदद से सभी 6 घायलों को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां एक की मौत हो गई। इसके अलावा बैठे प्लेन में बाकी के 74 लोग भी मारे गए जब ये प्लेन ब्रिज से टकरा गया। कई गाड़ियों को तोड़ते हुए निकल गया, जिसकी वजह से रोड में भी 4 लोग मारे गए। इसके अलावा मेट्रो ट्रेन में 25 लोग घायल हो गए और 3 लोगों की मौत हो गई। घटना के अगले दिन से इन्वेस्टिगेशन की टीम अपने काम में लग गए। इस हादसे के पीछे बहुत सारे अनसुलझे राज थे। क्या कोई बर्फ का टुकड़ा प्लेन को क्रैश करा सकता है? क्या प्लेन का इंजन ठंड के कारण जम गया था, जिसकी वजह से प्लेन को पावर नहीं मिल पाया और स्टॉल कंडीशन में चला गया? प्लेन के इंजन को गर्म रखने के लिए हीटर भी होता है। ये हीटर बर्फ को आसानी से पिघला सकता है। तो फिर ये प्लेन से कैसे क्रैश हो गया, आइए पता लगाते हैं इस केस को। इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट से इन्वेस्टिगेशन की टीम ने सबसे पहले मलबे का जांच किया। उन्होंने देखा कि जो प्लेन के टुकड़े हैं वो बहुत बड़े बड़े साइज के हैं। प्लेन के टेकअप वक्त प्लेन का इंजन अपने फुल पावर पर होता है। इतने स्पीड में प्लेन अगर ब्रिज से टकराता तो चूर चूर हो जाता।
पर एयर फ्लोरिडा के साथ ऐसा नहीं हुआ। प्लेन की बड़ी बड़ी टुकड़ों को देखकर तो ये साफ हो गया कि प्लेन का स्पीड बहुत ही कम रहा होगा और ऐसा तब होता है जब कोई इंजन में गड़बड़ी हो। एक ग्राउंड क्रू ने अपने बयान में कहा कि मैंने टेकअप से पहले प्लेन का इंस्पेक्शन किया था, मुझे कुछ आइस डस्ट पार्टिकल मिले लेकिन मुझे लगा कि ये टेकअप के बाद उड़ जाएगा। अब इन्वेस्टिगेशन की टीम को यहाँ पर बहुत सारे फॉल्स का पता चला। एक साथ दोनों तरफ डीआइसिंग न करना, डीआइसिंग के मिक्सचर को बदल देना, इसके अलावा पुशबैक ट्रक के लिए रिवर्स को ऑन कर देना, ये सभी बोइंग्स के रूल के खिलाफ था। इवन कुछ प्लेन्स का इंजन प्लेन के टीन में होता है। 1982 के दौर में पायलट्स इंजन को स्वाट करके रिवर्स कर देता था जिससे हवा प्लेन के आगे की ओर जाने लगती थी और इंजन के गर्म हवा से आइस मेल्ट हो जाता था। भला आज के दौर में ऐसा करना सख्त मना है, पर उस दौर में ऐसे कुछ नियम नहीं थे। इन्वेस्टिगेशन की टीम को अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इन छोटी छोटी गलतियों से इतना बड़ा प्लेन क्रैश कैसे हो सकता है। फिर कुछ ही दिनों बाद कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और पायलट का डाटा रिकॉर्डर सामने आ गया। इस रिपोर्ट में हमें चौंका देने वाली गलतियां दिखाई दिया। प्लेन के इंजन में किसी तरह की बर्फ की वजह से प्रॉब्लम्स नहीं, इंजन के अंदर लगे सेंसर्स आइस से ब्लॉक न हो जाए इसलिए इंजन के अंदर हीटर लगा होता है। एयर फ्लोरिडा के पायलट को कॉकपिट के ऊपरी भाग में इस एंटी आइस को इंगेज करना था, पर दोनों पायलट्स ने इसे ऑन नहीं किया जिससे इंजन का ईपीआर इंडिकेटर फॉल्स रीडिंग देने लगा। अब ये ईपीआर क्या होता है, आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। एक इंजन कितना पावर निकाल रहा है इसको मापने के लिए इंजन में दो सेंसर्स लगा होता है, एक इंजन की बाहरी भाग में और दूसरा इंजन की आखिरी छोर में। ये दोनों सेंसर्स मापते रहता है कि कितने प्रेशर से हवा घुस रही है और कितने प्रेशर से बाहर निकल रही है। इन दोनों प्रेशर को अगर डिवाइड कर देंगे तो हमें इंजन का ईपीआर यानी कि प्रेशर रेशियो मिल जाएगा। इंजन प्रेशर रेशियो को हम सिंपल भाषा में इंजन का पावर थ्रस्ट कह सकते हैं। अब गड़बड़ी कहाँ पर हुई थी, आइए इसे भी समझ लेते हैं। यहाँ इंजन के चारों तरफ और बीच में हीटर लगा होता है और यहीं पर होता है सेंसर्स। पायलट हीटर को बंद करना भूल गया था इसलिए यहाँ के सेंसर्स बर्फ के कारण ब्लॉक हो गया और ईपीआर को कम रीडिंग देने लगा। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्रेशर इन का वैल्यू अगर कम हो जाएगा तो प्रेशर आउट का वैल्यू बढ़ जाएगा। सीधे कहे तो ईपीआर यानी कि इंजन का थ्रस्ट फॉल्स रीडिंग के कारण अधिक थ्रस्ट शो करने लगेगा जबकि इंजन का पावर उतना अधिक नहीं होगा। और एग्जाम्पल पायलट जब थ्रस्ट लीवर को मैक्सिमम कम करेगा तो प्लेन कंप्यूटर ईपीआर रीड करके ये देखेगा कि इंजन का पावर 100% हुआ कि नहीं। अब ईपीआर प्लेन के कंप्यूटर को फॉल्स रीडिंग देगा कि हाँ भाई इंजन का प्रेशर मैक्सिमम हो चुका है जबकि वो मैक्सिमम हुआ नहीं है, इसलिए थ्रस्ट लीवर को फुल करने के बावजूद भी इंजन का पावर अपने मैक्सिमम लेवल पर काम नहीं करेगा। ये ऑलमोस्ट 80 से 90% ही थ्रस्ट जनरेट करेगा। एयर फ्लोरिडा के साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ। पायलट थ्रस्ट लीवर को फुल कर दिया। फर्स्ट ऑफिसर तो देख रहा था कि इंजन का पावर मैक्सिमम है लेकिन उसे भी कंफ्यूज हो रही थी कि वाकई में प्लेन का इतना स्पीड है या नहीं। पर पायलट के ऊपर बहुत सारा प्रेशर था, जल्दी यहाँ से टेकअप करना, पीछे बहुत सारा ट्रैफिक है, डीआइसिंग के चक्कर में बहुत समय भी बर्बाद हो चुका है। ये सब कुछ देखते हुए उन्होंने प्लेन को कम स्पीड में टेकअप करा दिया। नतीजा प्लेन को लिफ्ट मिलना बंद हो गया। फर्स्ट ऑफिसर ने कहा भी हमें लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, और कैप्टन ने कहा कि सब कुछ ठीक है। आखिरी वक्त में फर्स्ट ऑफिसर ने कहा कि सर हम नीचे गिर रहे हैं। कैप्टन ने जवाब देते हुए कहा हाँ मुझे पता है, और फिर एक जोरदार धमाके के साथ सब कुछ खत्म हो गया। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर जो कॉकपिट में हो रहा था सारे बातचीत को रिकॉर्ड करता है, उसने चेकलिस्ट को चेक करते हुए भी रिकॉर्ड किया था। टेकअप के चेकलिस्ट को चेक करते समय कैप्टन सारे इंस्ट्रूमेंट का एक एक करके नाम लेता है और को पायलट चेक करता है वो ऑन है या ऑफ। कैप्टन कहा पिटोट हीट, फर्स्ट ऑफिसर ने कहा ऑन। कैप्टन ने कहा इंजन एंटी आइस। यहाँ पर फर्स्ट ऑफिसर को इस एंटी आइस स्विच को ऑन करके ये कहना चाहिए था कि इंजन एंटी आइस ऑन, जबकि उन्होंने एंटी आइस को ऑन नहीं किया और कह दिया ऑफ। कैप्टन ने भी ये नोटिस नहीं किया कि उन्होंने ऑन बोला या ऑफ, और इस तरह से दोनों पायलट एंटी आइस को ऑन करना ही भूल गए और इतना बड़ा हादसा हो गया। दोनों एक्सपीरियंस पायलट थे लेकिन किसी बर्फीले एयरपोर्ट से प्लेन उड़ाने का एक्सपीरियंस दोनों के पास नहीं था।
कैप्टन के पास भले ही 8000 फ्लाइट ओवर का एक्सपीरियंस था, लेकिन उन्होंने सिर्फ 8 बार ही किसी बर्फीले एयरपोर्ट से टेकअप किया था। वही फर्स्ट ऑफिसर इससे पहले सिर्फ 2 बार बर्फीले एयरपोर्ट से टेकअप किया था। ये एक्सपीरियंस बहुत ही कम था, भला कि आज के दौर के इंजन्स में काफी बदलाव हो चुका है। एक्सपीरियंस पायलट को ही बर्फीले एयरपोर्ट में टेकअप और लैंडिंग कराने दिया जाता है। इस हादसे के बाद डीआइसिंग के लिए कड़े से कड़े नियम लागू कर दिए गए। अगर आज थोड़ा सा भी बर्फ का टुकड़ा प्लेन के विंग्स में दिख जाता है तो नियम के अनुसार प्लेन को उड़ाना सख्त मना है, चाहे कुछ भी हो जाए। इस हादसे के बाद आज एविएशन में बहुत सारे बदलाव को देखा गया, लेकिन अफसोस उसकी कीमत 78 लोगों की अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। इस केस की स्टडी में अब तक के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस वीडियो में सीखने के लिए बहुत कुछ था। तो मैं मिलता हूँ दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए। वंदे मातरम।